अगर इस देश में अदालतें न होती और इन अदालतों में न्याय न मिलता तो सोचिए इस देश की सरकारें और उनकी पुलिस इंसाफ का क्या हाल कर देते, क्या हश्र करते। कोलकाता में जिस 31 वर्ष की महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या हुई और बदलापुर में जिन 4 साल की बच्चियों के साथ स्कूल में यौन शोषण हुआ, इन दोनों ही मामलों में सरकारों और उनकी पुलिस ने पीड़ित परिवारों के साथ न्याय नहीं किया। जिन राज्य सरकारों को इस देश के लोगों ने अपना वोट देकर चुना और यह सोचा था कि ये सरकारें उनके साथ इंसाफ करेंगी, उनके लिए काम करेंगी, उनके जीवन को सरल बनाएंगी, उन्हीं सरकारों ने इस जनता को इंसाफ के लिए भिखारी बना दिया और इन लोगों को एक एफआईआर के लिए भी दर दर के धक्के खाने पड़े, एक भिखारी की तरह इंसाफ मांगना पड़ा। और जब दर दर भटकने पर भी इन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला और इन लोगों ने आंदोलन किया तो पुलिस ने उन्हें इंसाफ मांगने के जुर्म में एक अपराधी की तरह जेल में डाल दिया। यह सब कुछ उन राज्य सरकारों ने किया जिन्हें इस देश के लोगों ने अपना वोट दिया था। लेकिन जिन अदालतों और जजों को आपने अपने वोट से नहीं चुना, ये चुनाव लड़कर यहां तक नहीं आए हैं, वही अदालतें और जज आज इस देश के लोगों को इंसाफ दिला रहे हैं। यही अदालतें अब इंसाफ की आखिरी उम्मीद बन गई हैं। यह वादा नेताओं को निभाना चाहिए था, यह वादा राज्य सरकारों के प्रशासन को निभाना चाहिए था, सरकारी अफसरों को, पुलिस को निभाना चाहिए था। आज अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट ना होता तो इस देश के लोगों को कभी यह पता ना चलता कि कोलकाता की घटना में पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया था और पुलिस अपने आप को बचा ले जाती, अपनी लापरवाही पर पर्दा डाल देती। घटनास्थल पर सबूतों को मिटाने से लेकर अंतिम संस्कार तक, पीड़ित परिवार को एफआईआर के लिए इंतजार कराने तक कोलकाता पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच इस तरह से की जैसे वो इस महिला डॉक्टर को नहीं बल्कि उसका बलात्कार और हत्या करने वाले आरोपी को न्याय दिलाने का काम कर रही है। इसी तरह अगर बॉम्बे हाईकोर्ट ना होता तो बदलापुर की घटना में उन 2 मासूम बच्चियों को कभी इंसाफ ना मिलता, जिन्हें एफआईआर दर्ज करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस ने 12 घंटों तक पुलिस स्टेशन में अपराधियों की तरह बैठा कर रखा, भिखारियों की तरह दर दर भटकाया और बाद में इंसाफ के लिए आंदोलन करने पर 40 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। हाईकोर्ट ने आज कहा कि ऐसा क्यों है कि जब तक लोग इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन नहीं करते, तब तक सरकारें उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए प्रयास भी नहीं करती। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब इस मामले में स्कूल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। यानी बॉम्बे हाईकोर्ट भी यही कह रहा है कि क्या अब इस देश में इंसाफ पाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा? जब तक लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, अपना गुस्सा नहीं दिखाएंगे, क्या तब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा? यानी इन दोनों ही मामलों में, कोलकाता और बदलापुर, इन दोनों मामलों में जनता द्वारा चुनी गई सरकारें उन्हें इंसाफ दिलाने में फेल हो गईं और सरकारों ने और पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया। लेकिन अदालतों ने इन घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेकर अपने कर्तव्य को समझा और इस देश के जनप्रतिनिधियों का वो कड़वा सच उन्हें बताया जिसमें आम जनता उनके लिए HVM यानी ह्यूमन वोटिंग मशीन बनकर रह जाती है और उसे सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए हमने आपके लिए नया शब्द आज खोजा है। ईवीएम तो आपने बहुत सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पूरी दुनिया ये मानती है कि चुनाव ईवीएम के जरिए होता है, लेकिन ईवीएम से बड़ा है HVM, ह्यूमन वोटिंग मशीन। और हमारे देश के नेता और सरकारें ये चाहती हैं कि इस देश के 100 करोड़ वोटर असल में एक वोटिंग मशीन बनकर रह जाए। 5 साल में एक बार वोट डालिए और वोट डालने के बाद आपका काम समाप्त। इसके बाद कभी भी कुछ मांगने के लिए किसी पुलिस स्टेशन मत जाइए, किसी सरकारी दफ्तर मत जाइए, कोई आंदोलन मत करिए। और आपको इंसाफ भीख में मिला तो ठीक है, लेकिन आप इसे अपने अधिकार की तरह मांग नहीं सकते। ये सारी व्यवस्था आपको कहती है चुपचाप जुल्म को सहते रहिए। सोचिए, जब हम गुलाम थे तो आजादी के लिए हमारे देश की जनता आंदोलन करती थी, लेकिन अब आजाद देश में जनता को अपने ही अधिकारों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। अब तो अंग्रेज भाग चुके, अब हमारे ही देश के जो लोग हम पर शासन कर रहे हैं, जिन्हें हम ही ने चुना है, उनके खिलाफ आंदोलन करना पड़ रहा है।
और उन राज्य सरकारों से इंसाफ की भीख मांगनी पड़ रही है जिन सरकारों को उन राज्य के आम लोगों ने अपने वोट से ही चुना है। इन सरकारों के, इन पार्टियों के नेता दर दर भटकते हुए वोटरों के घर जाते हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं और कहते हैं हम आपकी सेवा करेंगे, हमें वोट दीजिए। और वोट पाते ही, चुनाव जीतते ही कैसी सेवा करते हैं आपने देख लिया। आज भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की तारीफ भी करनी चाहिए, जिन्होंने इस देश के लोगों में न्याय की इस उम्मीद को जिंदा रखा है। चाहे कोलकाता की घटना हो, चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हो, मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो या चुनावी बॉन्ड्स का मामला हो, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इन मामलों में इंसाफ करके ऐसे क्रांतिकारी फैसले सुनाए हैं जो इस देश के लिए मिसाल भी हैं और जो इतनी नाइंसाफी के बाद भी इस देश के आम लोगों में न्याय की उम्मीद को जिंदा रख रहे हैं। और कोलकाता के मामले में भी उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और अब वो एक बहुत ही सख्त सुनवाई कोलकाता के मामले की अपनी अदालत में कर रहे हैं। और आज हमारी सरकारों को यह सोचना चाहिए कि अगर अदालतें इस देश के आम लोगों के साथ खड़ी हो सकती हैं, इस देश के लोगों के न्याय के लिए लड़ सकती हैं, तो इस देश के नेता लोगों से वोट लेकर भी जनता के साथ खड़े हुए क्यों नहीं दिखाई देते। ये काम तो सबसे पहले इन नेताओं का था, यही तो कहते थे कि हम आपकी सेवा करेंगे, लेकिन आज वो सारा काम अदालतों को करना पड़ रहा है। बहुत सारे नेता व्यंग में कई बार ये कहते हैं कि आजकल तो अदालतें देश चला रही हैं, सुप्रीम कोर्ट देश चला रहा है, हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप अपने कर्तव्य को भूल जाएंगे तो फिर अदालतें ही इस देश को चलाएंगी। इस देश में लोकतंत्र के 3 स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें पहला स्तंभ न्यायपालिका का है, दूसरा विधायिका का है और तीसरा कार्यपालिका का है। और इन दोनों ही मामलों में, कोलकाता और बदलापुर के मामले में, विधायिका और कार्यपालिका फेल हो गए और सिर्फ न्यायपालिका ही लोगों को इंसाफ दिला रही है। देखिए, न्यायपालिका लोगों की आखिरी उम्मीद बनकर आई है, कार्यपालिका नहीं आई, विधायिका नहीं आई। कार्यपालिका में पुलिस भी आती है, प्रशासन आता है, हमारे जो बड़े बड़े अफसर हैं वो आते हैं, खाकी वर्दी वाले आते हैं। विधायिका में कौन आता है? जिन जनप्रतिनिधियों को आप वोट देकर चुनते हैं वो यहां आते हैं। अब आप ये देखिए कि आज CBI ने कोलकाता पुलिस की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कौन से 5 बड़े खुलासे किए हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनमें पहला और सबसे बड़ा खुलासा यह है कि इस मामले में घटनास्थल के साथ, क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई है और क्राइम सीन को नुकसान पहुंचाया गया है। जो बात हम पहले दिन से कह रहे हैं, जो दिखाई भी दे रहा था कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई है, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश हुई है। अब सोचिए, सबूतों को कौन नष्ट करना चाहता है? दूसरा, पुलिस ने क्राइम सीन की वीडियोग्राफी तब की जब डॉक्टरों ने पुलिस पर बहुत दबाव बना दिया और इससे ऐसा लगता है कि पुलिस ने इस मामले में अपना काम ठीक से नहीं किया और वो क्राइम सीन की वीडियोग्राफी नहीं करना चाहती थी। तीसरा, यह आशंका भी है कि इस मामले में सबूतों को मिटाने की कोशिश हुई और अस्पताल प्रशासन ने भी अपना काम ठीक से नहीं किया। अस्पताल प्रशासन को सुबह 5:20 पर यह पता चल गया था कि अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली है, लेकिन इसके बावजूद उस महिला डॉक्टर के माता पिता को इस घटना की जानकारी बहुत देर से दी गई। चौथा, इस घटना में पहली FIR रात को 11:45 पर दर्ज हुई, जब पीड़िता का अंतिम संस्कार हो चुका था। यानी जानकारी मिलने के 18 घंटे के बाद यह FIR दर्ज हुई। सोचिए, पुलिस 18 घंटे तक क्या करती रही। एक लाश मिलती है महिला डॉक्टर की, जिसमें वो अर्धनग्न है, चोट के जबरदस्त निशान है, उसकी हत्या हुई है, साफ दिखाई दे रहा है, आंखों से खून निकल रहा है, और उसके बाद भी 18 घंटे लग गए पुलिस को FIR दर्ज करने में। और CBI ने 5वीं बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट को यह बताई कि उसे इस मामले की जांच पूरे 5 दिन के बाद सौंपी गई और तब तक इस मामले की जांच पहले ही प्रभावित हो चुकी थी, सबूतों के साथ समझौता हो चुका था। इससे यह पता चलता है कि इस मामले में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी की कोलकाता पुलिस ने ईमानदारी से जांच नहीं की और जिस क्राइम सीन को पुलिस को सुरक्षित रखना चाहिए था, उसे भी नुकसान पहुंचा दिया गया। सबसे बड़ी बात यह कि अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इस घटना का स्वतः संज्ञान न लेते तो ये सारी बातें शायद आपको कभी पता ही नहीं चलती और हम भी ये बात आपको शायद इस तरह ना बता रहे होते और कभी किसी को यह पता नहीं चलता कि कोलकाता पुलिस की जांच शुरुआत से ही संदिग्ध थी, कॉम्प्रोमाइज्ड थी और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा इसकी सुनवाई के दौरान कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में कभी ऐसा नहीं देखा जब किसी घटना की जांच में इतने बड़े स्तर पर लापरवाही हुई हो और इसे एक चौंकाने वाला मामला उन्होंने बताया है। यह तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के जज ये कहते हैं कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। वो ये कहते हैं ये मामला हैरान करने वाला है, लेकिन ममता बनर्जी को यह मामला हैरान करने वाला नहीं लगता। ममता बनर्जी को इसमें कहीं भी अपनी पुलिस की लापरवाही दिखाई नहीं दे रही, अस्पताल की लापरवाही कहीं दिखाई नहीं दे रही। इसे कहते हैं राजनीति। और जस्टिस पारदीवाला ने यह भी कहा कि अदालत को इस घटना में कोलकाता पुलिस की भूमिका पर पूरा संदेह है, पूरा शक है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2 बड़े सवाल पूछे, जिनमें पहला सवाल एफआईआर को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब पुलिस को इस घटना की पहली सूचना 9 अगस्त को सुबह 5:20 पर मिली तो उसने पहली एफआईआर रात को 11:45 पर क्यों दर्ज की और पुलिस 18 घंटे तक क्या करती रही। इन आरोपों पर कोलकाता पुलिस के वकील, पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कहना ठीक होगा, पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पीड़ित डॉक्टर के माता पिता खुद ही चाहते थे कि इस मामले में एफआईआर दर्ज न की जाए, लेकिन सीबीआई का कहना था कि कोलकाता पुलिस का यह दावा गलत है क्योंकि एफआईआर अस्पताल प्रशासन ने नहीं बल्कि पीड़ित के पिता ने खुद दर्ज करवाई। तो देखिए, यह एफआईआर असल में अस्पताल के प्रशासन को करवानी चाहिए थी, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को करानी चाहिए थी, क्योंकि उनके अस्पताल में एक लाश मिली, उनकी अपनी डॉक्टर ऑन ड्यूटी की हत्या हुई, उसका बलात्कार हुआ, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। एफआईआर दर्ज हुई है पीड़िता के पिता के कहने पर, और जो पिता एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं उसी के बारे में पुलिस कहती है कि वो खुद नहीं चाहते थे कि एफआईआर दर्ज हो। यह कैसा विरोधाभास है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में ऐसा कैसे हुआ कि पुलिस ने पहले शव का पोस्टमार्टम कराया और बाद में अपनी केस डायरी में लिखा कि यह एक अननेचुरल डेथ का मामला है, अप्राकृतिक मौत का मामला है। और अदालत ने यह भी पूछा कि पुलिस ने जिस तरह से इस मामले की जांच की उससे उसका विश्वास कम हुआ है और कोर्ट ने अब इस मामले में उस महिला जांच अधिकारी को भी अगली सुनवाई में पेश होने का निर्देश दिया है, जिसे कोलकाता पुलिस की तरफ से यह केस 9 अगस्त को सौंपा गया था। इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत को ऐसी आशंका है कि इस मामले में कुछ केस डायरी के पन्ने इस मामले की केस डायरी के बाद में जोड़े गए हैं, यानी केस डायरी में कुछ पन्ने बाद में जोड़े गए, क्योंकि अगर पुलिस को सुबह से ही यह सूचना मिल गई थी कि महिला डॉक्टर का शव अर्धनग्न हालत में अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला है और उसने सारे साक्ष्य क्राइम सीन से इकट्ठा कर लिए थे, तो उसने इसे अप्राकृतिक मौत का मामला मानकर केस डायरी में पहली एंट्री रात को 11:45 पर तब क्यों की जब शव का भी अंतिम संस्कार हो चुका था, यानी इतनी देरी कैसे हुई। और इसी को देखते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस घटना की केस डायरी में भी कुछ पन्ने बाद में जोड़े गए हैं। बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है कोलकाता पुलिस पर। हालांकि कोलकाता पुलिस की तरफ से उनके पश्चिम बंगाल के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इन पन्नों पर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होते हैं और पन्नों को केस डायरी में बाद में जोड़ना संभव नहीं है। सोचिए, किसने कल्पना की थी कि जिस सरकार और पुलिस को इस डॉक्टर को इंसाफ दिलाना था, जिसका यह कर्तव्य है कि वो महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाए, वही सरकार और पुलिस इस मामले में संदिग्ध तरीके से जांच कर रही है और सब कुछ ऐसे हो रहा था जैसे किसी को शायद बचाने की कोशिश होती है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी तब इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देश भर में देखी जा रही थी और कोलकाता में भी डॉक्टर्स प्रदर्शन स्थल पर इस सुनवाई के दौरान हुई सारी दलील को सुन रहे थे और वो कह रहे थे कि रक्षा करने वाली पुलिस कैसे कई बार इंसाफ का मजाक बनकर
इंसाफ का मजाक बनाकर रख देती है। और इस देश में अगर अदालतें ना हो तो उन्हें, इस पुलिस को रोकने वाला शायद कोई नहीं होगा। You may be right, Mr. Sibal. This is something which even the Criminal Procedure Code doesn't prescribe. Yes, exactly. The entire procedure which has been Your followed by your police, police of the state, it is something which at least I have not come across. Yes. In 30 years of my... I know. GD number 542, dated 10:10 a.m. Received information over the telephone from Ajikor Medical College Hospital Police Outpost that a lady of PG trainee of so-and-so was found lying in unconscious state. Mr. Sibal, Yeah. just tell us from your record at what time the postmortem was performed. Yes. I tell you what. From your record. Yes, yes. That is for the time being 6:10 to 7:10 p.m. in the evening, Yes. correct? Correct. When you are taking the dead body Yes. for the purpose of performing postmortem, Yes. is it a case of unnatural death or not? If it is not a case of unnatural death, why do you have to perform the postmortem? Why has he mentioned this 23, 32 hours, 33, 30 hours? He's come back at that time, Malat. At the police station at that time, Malat. Let them investigate. This has been inserted later in point of time. No. Page 4. Yes, prima facie it appears. Before, Malat. Prima facie it appears. Page 4, not Let them look into it. तो अभी जो हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई, ये सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई चल रही थी और जब बहस चल रही थी, ये उसकी तस्वीरें और उसका वीडियो था। सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर मामलों में आमतौर पर लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत सार्वजनिक रूप से देखने की नहीं होती। मीडिया को भी इजाजत नहीं होती कि वो इस मामले में इस वीडियो का इस्तेमाल कर सके। लेकिन कोलकाता के मामले में अदालत ने खास तौर पर इसकी अनुमति दी और इससे पता चलता है कि कोलकाता का यह मामला राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है और यह मामला कितना बड़ा अपवाद बनकर सामने आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार मीडिया को भी इजाजत दे दी और लोगों को भी यह इजाजत दी कि सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग वो देख सकते हैं सार्वजनिक रूप से। आज हम कपिल सिब्बल के बारे में भी आपसे जरूर कुछ कहना चाहेंगे, जो इस मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार के वकील हैं और सरकार के पक्ष में अदालत में खड़े हैं। वो पश्चिम बंगाल सरकार का बचाव भी कर रहे हैं और कोलकाता पुलिस का बचाव भी कर रहे हैं और उनका पूरा मुद्दा यह है कि कोलकाता पुलिस ने कोई कोताही नहीं बरती, कोई लापरवाही नहीं बरती। कोलकाता पुलिस ने बिल्कुल ठीक काम किया है, उसकी कोई गलती नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार की कोई गलती नहीं है और अस्पताल के प्रशासन की भी कोई गलती नहीं है। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ठीक तरीके से हुई है और क्योंकि वो पश्चिम बंगाल सरकार के वकील हैं, उनका यह कर्तव्य है कि वो अपने क्लाइंट को ठीक तरीके से अदालत में जज के सामने उसका पक्ष पेश करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कपिल सिब्बल यूपीए की सरकार में भारत के कानून मंत्री भी रह चुके हैं। इसलिए आज एक सवाल हम कपिल सिब्बल से यह पूछना चाहेंगे कि अगर उनके कानून मंत्री रहते हुए यही मामला उनके सामने आता, तब भी क्या वो ऐसे ही पश्चिम बंगाल की सरकार का और कोलकाता पुलिस का बचाव करते? आज सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी और हमें सूत्रों से यह पता चला कि सीबीआई ने अपनी अभी तक की जांच में इस मामले को गैंग रेप का मामला नहीं माना है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर संजय रॉय ने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया और इस बात की पुष्टि डीएनए प्रोफाइलिंग और अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज से हुई है। दूसरा, सीबीआई ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच की और इस रिपोर्ट में इस घटना में गैंगरेप के दावों की पुष्टि नहीं होती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला रेप का और मर्डर का मामला ही है। तीसरी बात सीबीआई ने यह कही कि उसकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है और वो अलग अलग तरीकों से यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस घटना में आरोपी संजय रॉय के अलावा और भी लोग शामिल हो सकते हैं और इसके लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट की दोबारा से जांच हो सकती है और इस रिपोर्ट को एक्सपर्ट्स के पास आगे भेजा जा सकता है। लेकिन बड़ी बात आज जो पता चल रही है वो ये कि सीबीआई ने भी अपनी शुरुआती जांच में यह पाया है कि यह गैंग रेप का मामला नहीं है और इसे एक आदमी ने अंजाम दिया। संजय रॉय नाम का जो आदमी जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है, उसने पहले बलात्कार किया और बाद में उसने हत्या की।
ऐसा सीबीआई ने कहा है, हमें यह सूत्रों से पता चला है। इसके अलावा सीबीआई को इस मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर शक है और सीबीआई को लगता है कि डॉक्टर घोष ने इस मामले को दबाने की कोशिश की और उसी की जानकारी में क्राइम सीन से सबूतों को मिटाने का प्रयास भी हुआ था। और आज ही सीबीआई को अदालत से इस प्रिंसिपल के साथ उन 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की अनुमति मिल गई है, जो घटना वाली रात इस महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर मौजूद थे। तो बड़ी बात क्या है, प्रिंसिपल का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाएगा, जिसमें साफ पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। और साथ ही उस महिला डॉक्टर के जो साथी डॉक्टर थे, जो उस दिन रात को उसके साथ ड्यूटी पर थे, उन डॉक्टर्स का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाएगा। इस सब के बीच उस महिला डॉक्टर के माता पिता ने कहा है कि उन्हें ऐसा शक है कि किसी ने आरोपी संजय रॉय को उनकी बेटी को मारने के लिए भेजा था और उनकी बेटी की हत्या किसी बहुत बड़े राज को छिपाने के लिए की गई है। 14 দিন হয়ে গেল, কোন রকম তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিছু একটা। ওই সঞ্জয় রায় বলে একজনকে ধরে অ্যারেস্ট করেছে, ব্যাস ওই পর্যন্তই তো দেখতে পাচ্ছি। তারপরে যে এই যে প্রক্রিয়ার যে কোনো রেজাল্ট আমরা এখনো পাইনি, তার এরকম কোনো কথা বলতে এমনিতেই কোনো বিষয়টা সম্বন্ধে আমরা জানতামই না। আর কলেজ ডিপার্টমেন্টকে তো আমরা প্রথম থেকেই দায়ী করে আসছি এবং যারা এর সঙ্গে যুক্ত তারা কলেজের ভেতরেরই যে লোকজন, আমাদের ধারণা কি, কারণ বাইরে থেকে কেউ উড়ে এসে কাজটা করেনি। সঞ্জয় যদি করে থাকে তাকে কেউ নিয়োগ করা হয়েছে। এতক্ষণ ধরে কোনো কথা প্রিন্সিপাল তো এসে বলেননি যে এর জন্য আমি দুঃখিত বা চেষ্টা করছি দেখি কি করা যায়। কোনো আজ পর্যন্ত কেউ আমাদের সঙ্গে কলেজ থেকে এখনো যোগাযোগ। তো আমাকে সবকিছু বলতো, উনি নাকি টাকা নিয়ে ফেল করিয়ে দেন এবং মেয়ে বাবাকে বলতো, বাপি আমি যে ওখানে আছি এটা কাউকে বলবে না, কাউকে ভর্তি করিয়ে দিতে আমি পারবো না, তাহলে আমাকে ফেল করিয়ে দেবে। আমরা তো গিয়ে ফার্স্ট আগে মেয়েটাকে দেখবো এই অবস্থা তো ভাবতে পারিনি। আমি বারবার পুলিশকে মানে বলেছি আমাদের মেয়েটাকে দেখতে দিন, দেখতে দেয়নি। কোথাও কি একটা তাড়াহুড়ো ছিল সবকিছু? দহন করার জন্য একটা তাড়াহুড়ো ছিল। সেদিন খুব তাড়াহুড়া ছিল ওদের, খুব তাড়াহুড়া না, এবং ও বুঝতে পারেনি। সেদিন ও খুব হাসি খুশি ছিল। 11টা 15-তে যখন আমাকে ফোন করেছে খুব হাসি খুশি ছিল। মা আমাদের খাবার এসে গেছে, আমরা খেয়ে নেব, তোমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে বাবাকে ওষুধ দিও, ঘুমিয়ে পড়ো। এবং অন্যদিন পরে ফোন করে, সেদিন আর ফোন করেনি পরে। এবং আমি বুঝতেও পারিনি হয়তো আমার মেয়েটা ঘুমের মধ্যে কত মা মা বলে চিৎকার করেছে, সেই কানটা আমার কানেও এসে পৌঁছায়নি। আমার মেয়েটা চলে গেছে। आज थोड़ी देर के लिए अपने आप को उस महिला डॉक्टर के माता पिता की जगह रखकर देखिए, उनके दर्द को थोड़ी देर के लिए महसूस करने की कोशिश कीजिए और सोचिए, उनका शक है, उन्हें लगता है कि उनकी बेटी के साथ कोई ना कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। और कितनी अजीब सी बात है कि उनके ये आरोप, उनका ये दर्द पुलिस को समझ में नहीं आ रहा, सरकार को समझ में नहीं आ रहा, नेताओं को समझ में नहीं आ रहा, और ये दर्द सिर्फ अदालत के जजों को समझ में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो इस दर्द को समझ पा रहे हैं, बाकी कोई और समझ नहीं पा रहा। हम समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, देश की जनता समझ पा रही है, अदालत समझ पा रही है, लेकिन नेता नहीं समझ पा रहे, सरकार नहीं समझ पा रही, और खाकी वर्दी वाली पुलिस इसे समझ नहीं पा रही। और आपने देखा होगा कि रेप तो रेप होता है, चाहे किसी भी राज्य में हो, किसी भी महिला का हो, किसी भी परिवार की लड़की का हो, उसका दर्द एक जैसा होता है। लेकिन हमारे देश में रेप पर भी राजनीति होती है। यह देखा जाता है कि रेप कहां हुआ है, किस राज्य में हुआ है, वहां पर किस पार्टी की सरकार है, फिर उसके बाद पार्टियां तय करती हैं कि क्या करना है। फिर यह भी देखा जाता है कि जिसका रेप या बलात्कार हुआ है उसकी अपनी जाति क्या थी, जिसने रेप किया है उसकी जाति क्या थी। और ये सारे समीकरण देखने के बाद हमारे देश के नेता पूरा एक कैलकुलेटर लेकर बैठते हैं, पूरा कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके फिर वो देखते हैं कि इस पर जो भी बयान दिया जाएगा उन्हें क्या सूट करता है, किससे उनका वोट बैंक बढ़ेगा, और फिर प्रतिक्रिया दी जाती है। क्यों नहीं ऐसा होता कि कहीं रेप कहीं भी हो, उसमें आपकी प्रतिक्रिया वैसी ही होनी चाहिए जैसी आज सुप्रीम कोर्ट की थी।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है रेप्स के मामले में। वो चिट्ठी मैं आज अपने साथ लेकर आया हूं, आपकी स्क्रीन पर भी है और मेरे पास भी है ये चिट्ठी। और 22 अगस्त 2024 को उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, जिसमें वो ये कहती हैं कि हमारे देश में बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं और हर रोज 90 बलात्कार पूरे देश में होते हैं, जो कि बहुत चिंता का विषय है और इसे रोकने के लिए हम सबको मिलकर कोई कदम उठाना चाहिए। फिर उन्होंने मांग की है कि मैं चाहती हूं कि इसके बारे में केंद्र सरकार एक सख्त कानून बनाए जिससे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। दूसरा, उन्होंने कहा है कि वो चाहती हैं कि रेप के मामलों की सुनवाई करने के लिए अलग से फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स होनी चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि रेप के मामलों में अधिकतम 15 दिनों के अंदर सुनवाई पूरी होने के बाद इंसाफ हो जाना चाहिए, 15 दिन में। और इसी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि आज देश में हर दिन 90 बलात्कार हो रहे हैं, जिससे समाज और देश का भरोसा टूट रहा है, ऐसा उनका कहना है। आपको महाराष्ट्र के बदलापुर लेकर चलते हैं, जहां पुलिस ने 40 लोगों को इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि ये लोग 2 मासूम बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे और पुलिस से नाराज थे क्योंकि पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था। ये देखिए, अपराधियों की तरह पुलिस इन्हें पकड़कर लेकर जा रही है। यही वो लोग हैं जो इसलिए नाराज हो गए थे क्योंकि 2-4 साल की बच्चियों का यौन शोषण उनके स्कूल में हुआ और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। लेकिन अब इस मामले में भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और पूछा कि पुलिस का काम इंसाफ दिलाना है या इंसाफ की मांग करने वाले लोगों को दबाना है। अदालत ने कहा कि सरकार और पुलिस के होते हुए भी लोगों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है, और अगर देश में 4 साल की बच्चियों को भी बख्शा नहीं जा रहा तो यह कितनी चिंताजनक बात है। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर स्कूल में ही बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं तो शिक्षा के अधिकार और बाकी चीजों की बात करने का मतलब ही क्या है। और महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में स्कूल प्रशासन के खिलाफ जानकारी छिपाने के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज क्यों नहीं किया, ये सख्त सवाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा। अदालत ने इस मामले की केस डायरी और एफआईआर की कॉपी भी पुलिस से मांगी और उसकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। इससे आप समझ सकते हैं कि कोलकाता की तरह बदलापुर की घटना में भी अब राज्य सरकार और उसकी पुलिस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी नहीं हुई। तब अदालत और जजों ने इस मामले में न्याय की उम्मीद को जिंदा रखा। और इस मामले में भी जरा सोचिए, अगर बॉम्बे हाई कोर्ट ना होता तो क्या होता। महाराष्ट्र पुलिस की इस मनमानी पर, एफआईआर दर्ज न करने के इस फैसले पर आखिर कौन सवाल उठाता, कौन उस पर लगाम लगाता। कोलकाता में जिस महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई वो पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में रहती थी और इस इलाके के लोगों ने वोट किसे दिया था, किस नेता को विधायक बनाया और किसे सांसद बनाया, जरा आप सुन लीजिए। यहां से विधायक और सांसद दोनों ही ममता बनर्जी की टीएमसी के हैं, जबकि महाराष्ट्र में बदलापुर में जिन बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ वहां के लोगों ने चुनाव में विधायक जिसे चुना वो बीजेपी का है और सांसद शरद पवार की पार्टी से है। और इन जगहों पर इन नेताओं को आपने वोट देकर अपने लिए चुना था, लेकिन ये नेता ना तो इन पीड़ित परिवारों को न्याय दिला पाए और ना ही इन लोगों से वोट लेकर उनके साथ खड़े हो सके। जबकि जिन अदालतों और जजों को आपके एक वोट की कोई आवश्यकता नहीं, जिन्हें ना चुनाव लड़ना है ना आपसे वोट मांगना है, वो जज और अदालतें आज पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिला रहे हैं। तो सोचिए, असल में यह देश की जनता के साथ धोखा है। जिसे आप चुनते हैं, अपना वोट देते हैं 5 साल में एक बार, वो आपके साथ खड़ा नहीं होता। और खड़े होने का एक बेंचमार्क है, अगर उस विधायक की अपनी सरकार है तब वो आपके साथ खड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर वो विरोधी पार्टी में है तो फिर वो आपके घर भी जाएगा और आपको पूरा समर्थन भी करेगा। यानी सब कुछ राजनीतिक कैलकुलेशन पर है। आज बात सिर्फ कोलकाता और बदलापुर की नहीं है, बल्कि आज हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि हमारे देश में स्त्रियों को कितना
कुछ सहना पड़ता है और ये स्त्रियां कई बार चाहकर भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाती। स्त्री फिल्म तो सुपरहिट हो रही है, स्त्री 2 भी सुपरहिट हो रही है और उसमें डायलॉग है कि स्त्री कुछ भी कर सकती है। लेकिन क्या वाकई हमारे देश में स्त्री कुछ भी कर सकती है? अभी हमने आपको ये सारी घटनाएं बताई जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा सिस्टम कैसा है। अब आपको जरा केरल की तरफ लेकर जाते हैं और आपको मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के उस रैकेट के बारे में बताएंगे जहां फिल्म में रोल देने के बदले अभिनेत्रियों को अपने यौन शोषण के लिए तैयार रहना पड़ता है। फरवरी 2017 में केरल की एक अभिनेत्री का अपहरण हुआ। अपहरण के बाद उस अभिनेत्री की कार में गैंगरेप हुआ और उस समय यह पता चला कि इस गैंगरेप में केरल का ही एक मशहूर एक्टर शामिल है। और तब केरल में फिल्मों में काम करने वाली महिलाओं ने सरकार को यह शिकायत दी कि वहां की फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं को काम देने के बदले में उनसे सेक्सुअल फेवर मांगा जाता है। और उस समय इसकी जांच करने के लिए केरल सरकार ने जस्टिस के हेमा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जिसने वर्ष 2019 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। लेकिन 4.5 वर्षों के बाद अब इस रिपोर्ट को केरल की सरकार ने सार्वजनिक किया है और अब हमें पता चला है कि इस रिपोर्ट में जस्टिस हेमा ने क्या लिखा था। तो इसमें 5 बड़ी बातें हैं, 5 बड़े खुलासे हुए हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। फिल्मों की बात है ये। पहला खुलासा ये कि केरल की मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में 15 लोगों का एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है जो महिलाओं को काम देने के बदले में यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। और इस ग्रुप में फिल्म निर्माता हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, अभिनेता हैं और कई अभिनेत्रियां भी शामिल हैं जो महिलाएं काम करने के बदले में यौन संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं होती। उन्हें निशाना बनाया जाता है और फिर उन्हें काम नहीं दिया जाता और उनका करियर बर्बाद कर दिया जाता है, उन्हें काम ही नहीं मिलेगा। और जो महिलाएं यौन शोषण के लिए तैयार हो जाती हैं, काम के बदले में वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती हैं, उन्हें कोड नेम दिए जाते हैं और उन्हें कोई भी काम तब तक नहीं मिलता जब तक वो महिलाएं यौन संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं होती। यानी अगर ना कहा तो करियर बर्बाद हो जाएगा और अगर चुपचाप हां कह दिया तो बार बार उन अभिनेत्रियों को ऐसा करना होगा और हर बार जब वो ऐसा करने के लिए तैयार होंगी, जब वो समझौता करेंगी तो उन्हें रोल मिलेगा, उन्हें काम मिलेगा। लेकिन एक बार जो इस दलदल में फंसा उसके बाद वो यहां से बाहर नहीं निकल सकता। और सोचिए ये जो 15 लोगों का ग्रुप है ये फिल्म इंडस्ट्री के सबसे शक्तिशाली लोगों का ग्रुप है जिसमें बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, बड़े हीरोज हैं और ये इतनी ताकत रखते हैं कि ये किसी का भी करियर समाप्त कर देते हैं। और इनके बिना मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में किसी और की एंट्री होना असंभव सी बात मानी जाती है। और सोचिए जब लड़कियां इन अभिनेत्रियों को फिल्मों में देखती हैं, हमारे देश में जो लड़कियां हैं वो अभिनेत्रियों को फिल्मों में देखती हैं, वो उन अभिनेत्रियों की फैन बन जाती हैं, उनसे प्रेरणा लेती हैं, उनके जैसा बनना चाहती हैं। लेकिन ये अभिनेत्रियां और महिला कलाकार कितना बड़ा दर्द सहने के बाद यहां तक पहुंचती हैं इसके बारे में शायद कभी किसी को पता नहीं चल पाता, क्योंकि उस चकाचौंध के पीछे जो अंधेरा है वो हमें दिखाई नहीं देता। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हम यहां ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि सारी अभिनेत्रियों को ऐसे ही काम मिलता है। हम यहां ये भी नहीं कह रहे कि हर अभिनेत्री जो आपकी स्क्रीन पर आती है वो इसी तरह कॉम्प्रोमाइज करके आती है। बहुत सारी अभिनेत्रियां अपने टैलेंट के बल पर आती हैं, लेकिन बहुत सारी अभिनेत्रियों को कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। और यही बात जस्टिस हेमा की इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है। अब सोचिए मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है तो बाकी की फिल्म इंडस्ट्रीज में भी हो ही रहा होगा। एक शब्द है कास्टिंग काउच, इस शब्द के बारे में आपने भी सुना होगा। और ये कास्टिंग काउच जो शब्द है ये इसी का सूचक है कि महिलाओं को फिल्मों में रोल पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कभी प्रोड्यूसर के साथ, कभी डायरेक्टर के साथ, कभी एक्टर के साथ। और ये हमारे देश की कड़वी सच्चाई है। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले एक मी टू कैंपेन चला था जब महिलाओं ने हिम्मत दिखाकर सार्वजनिक रूप से बाहर आई वो और उन्होंने बताया कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। ऐसा लगता है कि अब एक बार फिर मी टू जैसे कैंपेन चलाने का समय आ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच जाएंगे और कीव का यह दौरा वो ट्रेन से करने वाले हैं और ट्रेन का यह सफर 10 घंटे का सफर होगा। यानी पोलैंड से
कीव जब वो जाएंगे ट्रेन में, तो ट्रेन का ये सफर 10 घंटे का होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री सिर्फ 7 घंटे कीव में रहेंगे और वहां यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात होगी। इससे पहले आज पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की द्विपक्षीय बैठक हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया और यूक्रेन के युद्ध पर कहा कि यह संघर्ष हमारे लिए चिंता का विषय है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध भूमि में नहीं हो सकता। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। लोकप्रियता की रेटिंग्स के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और बड़े देशों के नेताओं में अकेले वही एक ऐसे नेता हैं जो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी सीधे बात कर सकते हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ भी सीधे 1-to-1 बात कर सकते हैं और जो दोनों के साथ 1 महीने के अंदर अंदर मिल भी रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले वो रशिया गए थे, वहां उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की थी और अब वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए कीव जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है किसी भी एक वैश्विक नेता के लिए जब वो उन दोनों देशों में जा सके, उनके नेताओं से बात कर सके जो देश आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। और पूरी दुनिया की नजर इस बैठक पर है और बहुत सारे लोगों को ऐसी उम्मीद है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई वैश्विक नेता इन दोनों देशों के बीच कोई संधि करा सके, कोई शांति स्थापित करा सके। उस समस्या के बारे में आपको बताते हैं जो आप सबकी दुखती हुई नब्ज है। सबको उसका दर्द है, सब उससे परेशान है। इसलिए अब आपको टोल टैक्स पर हमारी उस मुहिम का अगला भाग दिखाएंगे जिसे आपने अब अपनी मुहिम बना लिया है और आप सभी लोग लगातार हमें चिट्ठियां लिख रहे हैं, मेल्स लिख रहे हैं और अपने अपने इलाके के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आप कैसे टोल टैक्स से परेशान हैं। आज हम आपको राजस्थान में अलवर की एक ऐसी सड़क दिखाएंगे जहां सिर्फ 56 किलोमीटर की दूरी में एक नहीं बल्कि 3 स्थानों पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है और इससे आपको पता चलेगा कि कैसे टोल प्लाजा ने अलवर के लोगों को कैद कर लिया है और अब वो टोल टैक्स से आजाद होने के लिए छटपटा रहे हैं। अलवर से आप किसी भी दिशा में किसी भी रास्ते पर निकल जाइए, सबसे पहले टोल प्लाजा पर टोल टैक्स काटकर आपका स्वागत किया जाएगा। अलवर से आप जयपुर जाइए,
दिल्ली जाइए, भरतपुर जाइए, भिवाड़ी जाइए, आपको टोल टैक्स की कैद से होकर ही गुजरना पड़ेगा, यहां से छुटकारा नहीं है। हमारी टीम ने अलवर से नगर तहसील जाने वाले रोड पर वो हमारी टीम निकली और आप इस नक्शे पर देख सकते हैं कि इन दो शहरों की दूरी करीब 56 किलोमीटर है। और ये जो ग्राफिक्स हैं ये हमने गूगल अर्थ से तैयार किया है, जिससे आप देखेंगे कि सिर्फ 56 किलोमीटर के रास्ते में आपको 3 टोल प्लाजा साफ साफ नजर आएंगे। इनमें एक टोल प्लाजा NHAI का है और 2 टोल प्लाजा राज्य सरकार के हैं। आखिर 55 किलोमीटर के रास्ते के अंदर अंदर 3 स्थानों पर टोल टैक्स देना कैसे जायज ठहराया जा सकता है? ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसमें 15 से 20 किलोमीटर का रोड का एक हिस्सा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया, तो वो इसलिए अपना टोल टैक्स वसूलते हैं, जबकि बाकी का हिस्सा राज्य सरकार ने बनाया तो वो अपना टोल टैक्स वसूल रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि अगर 50 किलोमीटर की किसी सड़क को 5 अलग अलग कंपनियां या विभाग या सरकारें बनाएंगी तो क्या उस सड़क पर 5 बार टोल टैक्स देना पड़ेगा? क्या यह आम लोगों के साथ अन्याय और बेईमानी नहीं है? इस इलाके के हमारे दर्शकों ने हमें खास तौर पर बहुत सारी चिट्ठियां लिखी और बहुत सारे मेल लिखे और कहा, अलवर के हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने कहा कि हम इस टोल टैक्स से बड़े परेशान हैं। इसके बाद हमने अपनी टीम को यहां भेजा, पूरी जानकारी को चेक करवाया और हमारी टीम ने क्या रिपोर्ट भेजी अब जरा देखिए, खास तौर पर हमारे राजस्थान के दर्शकों के लिए और अलवर के दर्शकों के लिए। अलवर शहर की परिधि से आप किसी भी दिशा में निकलेंगे तो आपको टोल देना पड़ेगा। तो वहीं अलवर से भरतपुर और नगर रोड पर नगर तक करीब 3 टोल पड़ते हैं। आज हम इस रोड का जायजा लेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि किस दूरी पर कितने टोल पड़ते हैं। अलवर शहर से चलने के बाद हम इस समय पहुंचे हैं पहले टोल पर। ये नेशनल हाईवे का टोल है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं इस समय अलवर नगर भरतपुर रोड पर सफर कर रहा हूं और आप देख सकते हैं ये पहला टोल है जो नेशनल हाईवे का है और इस रोड पर अलवर से नगर तक करीब 3 टोल पड़ते हैं। इसके बाद जो टोल आएगा वो स्टेट हाईवे का है। अब हम वहां पहुंचेंगे और वहां दिखाएंगे कि वो कितनी दूरी पर है। अलवर शहर से 11.8 जो किलोमीटर पर ये तो पहला टोल पड़ता है और इसके बाद 10 किलोमीटर पर दूसरा टोल टोल बहुत महंगे भी हैं और क्या नाम है, रोड जैसे रोड है उस हिसाब से टोल बहुत महंगे हैं। मान लीजिए हम यहाँ से 15 किलोमीटर चल के अब एक्सप्रेस कटवाया, 15 किलोमीटर चल के अब ये कट गया, पर ये आगे पड़ जाता है। ये मतलब 20 किलोमीटर टुकड़े में 2 टोल लग गए हमारे को। अलवर नगर रोड के हम दूसरे टोल पर पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये टोल रिडकोर का टोल है। पहला टोल NHAI का था और पहले टोल के बाद 10 किलोमीटर पर ये दूसरा टोल है। ये रिडकोर का टोल है और इसके बाद हम देखेंगे कि तीसरा टोल कितनी दूरी पर है, वहां भी लेकर आपको चलेंगे। इसके अंदर जो है गवर्नमेंट रोड टैक्स तो लेती है, उसके अलावा 3 रोड टोल लगे हुए हैं और टोल लेने के बावजूद गवर्नमेंट ने सारे रोड हैं वो टूटे हुए पड़े हैं, गड्ढे बने हुए हैं, कहीं पे पानी बह रहा है वहां कट गया। और इसके अलावा एक स्थानीय मुद्दा ये भी जो ट्रैक्टर टोली निकलते हैं उनसे भी ये टोल वाले टोल लेते हैं। अब परेशानी नायक साहब 5-7 किलोमीटर चलो फिर टोल दो, 5-7 किलोमीटर फिर टोल दो, कहाँ देंगे बताओ। मैं इस समय नगर के पास टोल पर पहुंच चुका हूं और ये दूरी अलवर शहर से महज 45 किलोमीटर है, तो वहीं दूसरे टोल से यह दूरी 23 किलोमीटर है। ऐसे में साफ है कि अलवर शहर से इस टोल तक, तीसरे टोल तक आने में 45 किलोमीटर दूरी के दौरान लोगों को 3 जगह टोल देना पड़ रहा है। जगह जगह गड्ढे हैं, रोड टूटे हुए हैं, तो वहीं ब्रेकर भी बने हुए हैं। और जब से हमने ये मुहिम शुरू की है, आप सबका बहुत प्यार और समर्थन हमें मिला है। और देखिए मेरे हाथ में मैं आज वो सारी चिट्ठियां लेकर आया हूं। देखिए ये सारी चिट्ठियां जो आप देख रहे हैं, जिनकी संख्या शायद अब हजारों में हो गई होगी, ये देखिए ये सारी चिट्ठियां हमारे दर्शकों की है
और हर चिट्ठी में एक कहानी है, हर चिट्ठी में एक परिवार की कहानी है, हर चिट्ठी में एक व्यथा है, हर चिट्ठी में एक दर्द है, और हर चिट्ठी में लोग ये कह रहे हैं कि कैसे वो अपने आसपास की व्यवस्था से परेशान हैं और वो इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, लेकिन ना तो उनके नेता सुनने के लिए तैयार हैं और ना ही उनके प्रशासन में जो सरकारी अधिकारी हैं वो इस पर कोई सुनवाई करने के लिए तैयार हैं। और आखिर में उन्होंने ये सारे चिट्ठियां हमें भेजी हैं और लोगों ने अपने अपने इलाकों में कैसे उनके साथ नाइंसाफी हो रही है ये हमें बताया है। हम इन सब चिट्ठियों को पढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी बात समझकर अपनी टीम को उस इलाके में भेजते हैं और फिर वहां से हमारी रिपोर्ट आती है तो हम आपके सामने पेश करते हैं। अब आपको थोड़ी देर के लिए चाइना लेकर चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि माता पिता भी किराए पर मिल सकते हैं? तो चीन में आजकल माता पिता किराए पर मिल रहे हैं और इसके लिए चीन में लोग नकली माता पिता को किराए या तनख्वाह पर अपॉइंट कर रहे हैं, रख रहे हैं। इन्हें प्रोफेशनल पेरेंट्स भी कहा जाता है, जो ना सिर्फ बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखते हैं बल्कि वो सारे काम करते हैं जो एक माता पिता को अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। इन्हें अक्सर वो लोग किराए पर रखते हैं जिनके पास पैसा तो बहुत सारा है लेकिन अपने बच्चों की अच्छी परवरिश और देखभाल करने के लिए उनके पास समय नहीं है। यानी ऐसे माँ बाप जिनके पास पैसे हैं लेकिन बच्चे के लिए समय नहीं है, वो किराए के माँ बाप को अपॉइंट कर लेते हैं अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए। ये नकली या किराए के माता पिता ट्यूटर्स या नैनीज की तरह नहीं होते, बल्कि ये अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़कर आए हैं और जिन्हें कई भाषाओं की समझ होती है। ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दैनिक जरूरतें और मानसिक स्वास्थ्य के साथ भावनात्मक तौर पर भी उनका ध्यान रखते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये बच्चों के लिए पूरी तरह माता पिता की भूमिका निभाते हैं और बदले में एक अच्छी खासी तनख्वाह लेते हैं। चीन में इस काम के लिए प्रोफेशनल पेरेंट्स को 1.5 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए तक की सैलरी दी जाती है। प्रोफेशनल पेरेंट्स बच्चों को सुबह उठाते हैं, ब्रेकफास्ट खिलाते हैं, स्कूल के लिए तैयार करते हैं, फिर उन्हें स्कूल छोड़कर आते हैं, पढ़ाई में, होमवर्क में उनकी मदद करते हैं, फिर उन्हें खेलने के लिए बाहर ले जाते हैं, घूमने के लिए बाहर ले जाते हैं, अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं। और इस तरह वो सारे काम करते हैं जो एक माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं या जो आप अपने बच्चों के लिए करते होंगे। सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि स्कूल और कॉलेज जाने वाले बड़े बच्चों के लिए भी बहुत सारे माता पिता अब किराए पर नकली माता पिता रख रहे हैं। चीन के अलावा जापान और अमेरिका में भी प्रोफेशनल पेरेंट्स या किराए के माता पिता का चलन अब बढ़ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक 40% माता पिता ये कहते हैं कि वो काम के बाद इतना थक जाते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए उस तरह के माता पिता नहीं बन पाते जैसा कि वो बनना चाहते हैं। दिन भर के थकान वाले काम के बाद माता पिता में इतनी ताकत ही नहीं बचती कि वो दौड़ दौड़ कर बच्चों के खिलौने उठाएं, उनके साथ घर आने के बाद खेलें, उन्हें बार बार कुछ खिलाएं, उन्हें कहानियां सुनाएं, रोने पर उन्हें चुप कराएं, उनके डायपर बदलें, उनके साथ जागे रहें या फिर घर आने के बाद उनका होमवर्क कराएं। क्योंकि अब माता पिता की जो अपनी जिंदगी है वो भी बहुत व्यस्त हो चुकी है। माता पिता खुद भी बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, काम का बहुत दबाव है। अब पुराने जमाने में जो माता पिता होते थे वो अलग तरह के होते थे, लेकिन वो जमाना अब गया। एक समय था जब बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को वृद्ध आश्रम के भरोसे छोड़ देते थे, लेकिन आज माता पिता ही अपने बच्चों के लिए किराए के माता पिता ढूंढ रहे हैं और आज बच्चे भी माता पिता के लिए आप कह सकते हैं कि एक तरह की अलग लायबिलिटी बनते जा रहे हैं, एक तरह का बोझ बनते जा रहे हैं। लोगों की इस मजबूरी की एक वजह न्यूक्लियर फैमिली भी है। ऐसे फुल टाइम जॉब्स करने वाले माता पिता के पास उनकी मदद करने के लिए अब दादा दादी नहीं होते। पहले तो बड़ा परिवार होता था, लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, भाई एक साथ रहते थे, माता पिता, दादा दादी सब लोग एक साथ रहते थे और घर का कोई ना कोई सदस्य बच्चों का ध्यान रख लिया करता था। और अब जब से न्यूक्लियर फैमिलीज आई हैं, यानी सिर्फ माता पिता और बच्चे, तो इन नए माता पिता जो हैं इन्हें बच्चों का ठीक से ख्याल रखने का अनुभव नहीं है और ना ही उनके पास कोई सलाह देने वाला होता है, कोई बड़ा बूढ़ा जो उन्हें बता सके कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। और इसीलिए किराए पर नकली माता पिता रखने का चलन अब बहुत सारे देशों में बढ़ रहा है ताकि बच्चों की परवरिश अच्छी रहे और माता पिता अपना जीवन ठीक से जी पाए। तो क्या आप भी अपने बच्चे के लिए कभी
किराए के माता पिता रखना चाहेंगे? आज एक सवाल हम आपसे पूछते हैं। आप चाहें तो अपने परिवार में, अपने डाइनिंग टेबल पर खाना खाते समय सोचिएगा, आपस में डिस्कस कीजिएगा कि अगर आपके पास ये मौका आए कि आप भी अपने बच्चे के लिए किराए के माता पिता रख सकते हैं, तो क्या आप रखेंगे? तन जितना घूमता रहे उतना स्वस्थ रहता है और मन जितना स्थिर रहे उतना स्वस्थ रहता है।